हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT 2025 के मोस्ट एक्सपेक्टेड 6000 जो क्वेश्चन है उसकी सीरीज़ यहाँ पे अपन कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रक्त पित्त के किस प्रकार को असाध्य समझा जाता है? द्विदेशज, ऊर्ध्वज, अधोग, मंदरेती, वेगात। तो मंदरेती वेगात जो आपका है, ठीक है, वो आपका असाध्य समझा जाता है। एक दो क्वेश्चन आपके तो शायद हमने मॉर्निंग में कर लिया था, वही है, ठीक है, सॉरी इवनिंग में कर लिया था, वही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छिन्न मूले विदहन्ते डैश च डैश न च अतिरुक रक्त मोक्षण सिद्धांत है? व्रण का, विद्रधि का, पैत्तिक गुल्म का, पैत्तिक उदर रोग का। इसका आपका आंसर देना है। छिन्न मूला विदाहन्ते डैश न च रुक किसका रक्त मोक्षण का सिद्धांत है? तो पैत्तिक गुल्मक है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे आपका बताया गया है, तैरात वृतानाम ऋतश्रोतसो मानसा स प्रबोधनम तीक्ष्णैरादौ भीषक कुर्यात कर्माभि मनदिभि। यह चिकित्सा सिद्धांत है उन्माद का, अपस्मार का, विसर्प का, मदात्य का। तो देखो, तैरावृतानाम ऋत स्रोतसो मनसा संज्ञा स प्रबोधनम तीक्ष्ण आदौ भीषक कुर्यात कर्मवि वमन आदि भी। यह जो है अपस्मार का चिकित्सा सिद्धांत है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्दम विसर्प की चिकित्सा करते समय किस दोष का ध्यान रखा जाता है? तो कर्दम विसर्प की चिकित्सा करते समय कौन से दोष का ध्यान रखा जाता है? वात पित्त, वात रक्त, कफ पित्त, कफ रक्त। तो कर्दम विसर्प की चिकित्सा करते समय आपका कफ पित्त का ध्यान रखा जाता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस व्याधि में अगस्त हरितिकी का प्रयोग निर्दिष्ट है? विषम ज्वर, अर्श, पांडु, ग्रहणी। तो निम्न में से किस व्याधि में अगस्त हरितिकी का प्रयोग निर्दिष्ट है? तो अगस्त हरितिकी का प्रयोग जो है वो पांडु रोग में है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसका प्रयोग विष चिकित्सा हेतु निर्दिष्ट है? हृदय आवरण, अवगह, नस्य, अपकर्षण। तो निम्न में से किसका प्रयोग विष चिकित्सा हेतु निर्दिष्ट नहीं है बोला गया है। तो किसका प्रयोग विष चिकित्सा हेतु निर्दिष्ट नहीं है? तो हृदय आवरण, अवगह, नस्य यह है। अपकर्षण जो है वो आपका नहीं है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुतर्ष का प्रयोग किस व्याधि की चिकित्सा में निर्दिष्ट है? ऑप्शन ए है उन्माद, ऑप्शन बी है तृष्णा, ऑप्शन सी है मदात्य और ऑप्शन डी है छर्दी। तो अनुतर्ष का प्रयोग किस व्याधि की चिकित्सा हेतु निर्दिष्ट है? तो मदात्य की चिकित्सा हेतु निर्दिष्ट है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आचार्य वांग भट्ट के अनुसार निम्न श्लोक किस व्याधि की चिकित्सा सूत्र है? कफजे वमनम स्वेद, तीक्ष्ण उष्ण कटु भोजनम, यावनम विकृति छारा, कालशे च सीलेत। कफज प्रमेह, कफज मूत्रकृच्छ, कफज उदर रोग, कफज उन्माद। वांग भट्ट के अनुसार किसका चिकित्सा सूत्र है? कफजे वमनम स्वेद, तीक्ष्ण उष्ण कटु भोजनम, यावनम विकृति छारम, कालशे च सीतेत। यह जो है आपका कफज मूत्रकृच्छ है चिकित्सा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उदावर्तन द्वारा न होने वाली व्याधि का नाम इंगित कीजिए। ज्वर, वमन, रक्तपित्त, कुष्ठ। तो उदावर्तन के द्वारा कौन सी व्याधि नहीं होती? कुष्ठ नहीं होती। मैच करते चलो अपने अपने आंसर।
और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बोला गया यहाँ पे? तो गिलबर्ट सिंड्रोम इज ए डिसऑर्डर ऑफ, तो गिलबर्ट सिंड्रोम इज ए डिसऑर्डर ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, इसके अलावा फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म। तो गिलबर्ट सिंड्रोम इज डिसऑर्डर ऑफ बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा व्यापद में तक्ररिष्ट का निर्देश किया गया है? वमन व्यापद, वस्ती व्यापद, स्नेह व्यापद, स्वेदन व्यापद। तो तक्ररिष्ट का निर्देश किसमें किया गया? तो स्नेहन व्यापद में तक्ररिष्ट का निर्देश किया गया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों का आधार पर सही क्रम है। पहला बोला गया है अमाशयवात में स्नेह, अमाशयगत वात में स्नेह पूर्वक स्वेदन का निर्देश है। बी बोला गया है अमाशयगत वात में रुक्ष पूर्वक स्वेदन का निर्देश है। सी बोला गया है पक्वाशयगत वात में स्नेह पूर्वक स्वेदन का निर्देश है। और डी बोला गया है पक्वाशयगत वात में रुक्ष पूर्वक स्वेदन का निर्देश है। चार ऑप्शन है आपके, ए बी दोनों सही हैं, ए सी सही है, बी सी सही है, या फिर बी डी सही है। तो देखो अमाशयगत जो वात होता है उसमें रुक्ष पूर्वक स्नेहन स्वेदन किया जाता है, ठीक है, सॉरी स्वेदन किया जाता है, रुक्ष पूर्वक अपन स्वेदन करते हैं अमाशयगत वात में। इसके अलावा पक्वाशयगत जो वात होते हैं उसमें अपन स्नेह पूर्वक स्वेदन करते हैं। तो बी एंड सी सही है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे निम्नलिखित औषधि योगों में से किसका प्रयोग वमन कर्म में कफ विलयन विच्छेदन के लिए किया गया है? तो निम्नलिखित औषधि योगों में से किसका प्रयोग वमन कर्म में कफ विलयन विच्छेदन के लिए किया गया है? मदनफल मधु, पिपली मधु, सैंधव मधु, यष्टि मधु। सॉरी यष्टि मधु और मधु, बताओ। तो कफ का विच्छेदन करने के लिए, सॉरी कफ विलयन विच्छेदन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है वमन में? तो सैंधव और मधु का प्रयोग किया जाता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से दुर्विरेच्य व्यक्ति को विरेचन के पहले कौन सा कर्म प्रयोग करना चाहिए? वमन कर्म, स्थापन वस्ती, अनुवासन वस्ती, स्वेदन कर्म। तो निम्नलिखित में से दुर्विरेच्य व्यक्ति को विरेचन के पहले कौन सा कर्म करना चाहिए? तो अस्थापन वस्ती करना चाहिए। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुख विरेचन के लिए श्रेष्ठ विरेच्य द्रव्य कौन से हैं? आरगवद, त्रिवित, हरितिकी, स्नुहीक्षीर। तो सुख विरेचन के लिए श्रेष्ठ विरेच्य द्रव्य कौन से हैं? तो सुख विरेचन के लिए श्रेष्ठ विरेच्य द्रव्य त्रिवित है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभुक्ते च प्राणितस्य किस कर्म के संदर्भ में कहा गया है? तो अभुक्ते च प्राणितस्य किस कर्म के संदर्भ में कहा गया? वमन कर्म, विरेचन कर्म, निरुवस्ती, स्नेहवस्ती। तो अभुक्ते च प्राणितस्य स्नेहन वस्ती के संदर्भ में कहा गया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेह वस्ती की मात्रा कितनी होती है? निरुवस्ती का 1/8, निरुवस्ती का 1/6, निरुवस्ती का 1/4, निरुवस्ती का 1/5। तो स्नेह वस्ती की मात्रा कितनी होती है? तो स्नेह वस्ती की मात्रा निरुवस्ती का 1/4 भाग होते हैं, ठीक है। निरुवस्ती का 1/4 भाग आपका स्नेह वस्ती होते हैं। मैच करते चलो। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापद होता है जब मृदु कोष्ठी एवं अबल व्यक्ति को अति तीक्ष्ण बस्ती दी जाती है? हृद प्राप्ति, हिक्का, आद्यमान, अंगड़ती। तो निम्न में से कौन सा व्यापद होता है जब मृदु कोष्ठी एवं अबल व्यक्ति को अति तीक्ष्ण वस्ती दी जाती है?
तो कौन से व्यापद होते हैं? जब मृदुकोष्ठी एवं अबल व्यक्ति को अति तीक्ष्ण वस्तु दी जाती है तो हिक्का की उत्पत्ति होती है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उष्णार्ता नाम शीतच्छिता नाम तत्सुखोष्णश्च। यह पंक्ति किस कर्म के संदर्भ में वर्णित है? स्नेहपान, रक्तमुक्षण, नस्य कर्म, वस्ति कर्म। तो उष्णता नाम शीतपाता नाम तथा सूक्ष्म उष्णश्च, यह किसके संदर्भ में बताए गए हैं? तो वस्ति के संदर्भ में बताए गए हैं। तो जिसमें क्या है, रोगी जो है स्थिति के अनुसार द्रव्य का तापमान तय किया जाता है, ठीक है, तो ये वस्ती है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस प्रकार के नस्य की वस्ती के समान प्रशंसा की गई है? तो किस प्रकार की नस्य की वस्ती के समान प्रशंसा की गई है? नावन नस्य, मर्श नस्य, शिरोविरेचन नस्य, प्रतिमर्श नस्य। तो प्रतिमर्श नस्य जो है उसकी वस्ती के समान प्रशंसा की गई है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य वांगभट्ट अनुसार तृतीय पटल आश्रित छतज शुक्र है असाध्य, याप्य, कृच्छ साध्य, सुख साध्य। तो आचार्य वांगभट्ट अनुसार तृतीय पटल आश्रित छतज शुक्र है। तो आचार्य वांगभट्ट अनुसार तृतीय पटल आश्रित छतज शुक्र क्या है आपका? असाध्य है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य वांगभट्ट के अनुसार शुष्क अक्षिपाक में किस दोष की प्रधानता होती है? वात पित्त कफ। तो आचार्य वांगभट्ट के अनुसार शुष्क अक्षिपाक में किस दोष की प्रधानता होती है? तो आचार्य वांगभट्ट अनुसार शुष्क अक्षिपाक में वात पित्त दोष की प्रधानता होती है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वांगभट्ट अनुसार जीवागत रोग की संख्या है 5, 4, 6, 7। तो वांगभट्ट अनुसार जीवागत रोग की संख्या है कितना है? 6 है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत संहिता में सिरोत्पात का वर्णन डैश रोग में किया गया है। तो सुश्रुत संहिता में सिरोत्पात का वर्णन डैश रोग में किया गया है? शुक्लगत, कृष्णगत, सर्वगत, वत्मगत। किस रोग में किया गया है सुश्रुत संहिता में सिरोत्पात का वर्णन? तो सर्वगत रोग में किया गया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। सिरोत्पात का वर्णन किस में किया गया है? सर्वगत रोगों में किया गया है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिफ्रैक्टिव एरर? मायोपिया, प्रेसबायोप्सी, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिफ्रैक्टिव एरर? तो प्रेसबायोप्सी जो है वो आपका रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। सॉरी, प्रेसबायोपिया जो है वो आपका रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है, ठीक है। तो प्रेसबायोपिया रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। बाकी आपका मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया इसमें आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, नस्य कर्म के पश्चात किस शिरोरोग में लक्षणों की वृद्धि हो जाती है? सूर्यावर्त, क्षयज शिरोरोग, अर्धावभेदक, अनंतवात। तो नस्य कर्म के पश्चात किस शिरोरोग के लक्षणों में वृद्धि होती है? तो सूर्यावर्त, क्षयज शिरोरोग, अर्धावभेदक, अनंतवात। मैच करते चलो। क्षयज शिरोरोग में क्या है? नस्य कर्म के पश्चात जो क्षयज शिरोरोग है उसमें नस्य कर्म के पश्चात जो उसके लक्षण है, ठीक है, शिरोरोग के लक्षणों में वृद्धि होती है। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉजेस ऑफ सब्जेक्टिव टिनिटस? ऑप्शन ए है इम्पेक्टेड वैक्स, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, हाइपरटेंशन, इसके अलावा पेटुलस यूस्टेशियन ट्यूब।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉजेस ऑफ सब्जेक्टिव टिंटस। बताओ, इसका आंसर देना है आपको। तो ये आपका है ओटुलस यूस्टेशियन ट्यूब। ये क्या है आपका, कॉज नहीं है। बाकी इम्पैक्ट वैक्स, ठीक है, आपका क्या बोलना चाहिए, क्रोनिकोटाइटिस मीडिया हो गया और हाइपरटेंशन है, ठीक है, ये सारे हैं आपका जो पेटुलस यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो एसोसिएटेड नहीं करता है, ठीक है। ठीक है, तो नॉट द कॉजेस ऑफ सब्जेक्टिव टिनिटस, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका डी। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य श्लेष्म विदग्ध दृष्टि रोग के लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए है रोगी सभी पदार्थों को श्वेत ही देखता है। ऑप्शन बी है रोगी को रात में देखने में कठिनाई होती है। ऑप्शन सी है रोगी को रात में देखने में कठिनाई नहीं होती है। और ऑप्शन डी है दिन के समय सूर्य की किरणों के कारण कफ का प्रभाव कम होने से रोगी देख सकता है। तो कौन सा वाक्य श्लेष्म विदग्ध दृष्टि के लिए सही नहीं है। तो देखो, सही कथन देख लेते हैं, जैसे कि आपको रोगी सभी पदार्थों का श्वेत देखता है, तो ये श्लेष्म विदग्ध दृष्टि में देखने को मिलते हैं। रोगी रात को देखने में कठिनाई होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। रात को कठिनाई नहीं होती, ये गलत है, ठीक है। और दिन के समय सूर्य की किरणों के कारण कफ का प्रभाव कम होने की वजह से रोगी जो है वो देख सकते हैं, तो ये भी सही है। तो गलत कथन है ना, तो गलत कथन कौन सा आपका थर्ड होगा। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत अनुसार दृष्टि का प्रमाण है, ठीक है। दृष्टिमंडल का प्रमाण कितना है ये पूछा गया सुश्रुत के अनुसार। कृष्णमंडल का 1/7, कृष्णमंडल का 1/3, नेत्रगोलक का 1/3, कृष्णमंडल का 1/5। तो दृष्टिमंडल का प्रमाण कितना है आपका, तो कृष्णमंडल का 1/7। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोसग्न मुखलेप का प्रमाण है 1 अंगुल, 1/3 अंगुल, 1/4 अंगुल, 1/2 अंगुल। तो दोसग्न लेप का प्रमाण है, तो दोसग्न लेप का प्रमाण कितना है 1/4 अंगुल। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरा एवं स्नायु में प्रविष्ट शल्य को निकालने के लिए किस प्रकार का यंत्र प्रयोग किया जाता है। स्वास्तिक यंत्र, संदंश यंत्र, ताल यंत्र, उपयंत्र। तो सीरा एवं स्नायु में प्रविष्ट शल्य को निकालने के लिए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सीरा एवं स्नायु में प्रविष्ट शल्य को निकालने के लिए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है, संदंश यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पक्वाशय से निकलने वाला किस प्रकार का स्त्राव असाध्य माना गया है। क्षारोदक के समान, माझधावन के समान, मटर के यूज के समान, पुलकोदक के समान। तो पक्वाशय से निकलने वाला किस प्रकार का स्त्राव असाध्य माना गया है। तो पुलकोदक के समान निकलने वाला जो स्त्राव है उसे असाध्य माना गया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। कौन सा भगंदर असाध्य होता है। उष्ट्रग्रीवा, सतपोनक, छतज, परिस्रावी। तो कौन सा भगंदर असाध्य होते हैं। तो जो छतज भगंदर होते हैं वह क्या होता है आपका असाध्य होते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे आपका बताया गया है, इन विच स्टेज ऑफ हेड इंजुरी द ग्लासगो कोमा स्कोर GCS is 14th or 15th with loss of consciousness। ऑप्शन ए है माइनर हेड इंजुरी, ऑप्शन बी है माइल्ड हेड इंजुरी, ऑप्शन सी है मॉडरेट हेड इंजुरी और ऑप्शन डी है सीवियर हेड इंजुरी। तो आंसर क्या जाएगा आपका,
माइल्ड हेड इंजुरी। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रोगी बहु अर्श से पीड़ित हो तो किस भाग के अर्श में पहले क्षार कर्म कराते हैं? वाम भाग, दक्षिण भाग, अग्रभाग, पश्च भाग। तो इसका आंसर आपको देना है कि यदि योगी बहु अर्श से पीड़ित हो तो किस भाग में अर्श में क्षार कर्म कराते हैं? नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो दक्षिण भाग में कराते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बोला गया है यहाँ पे? स्थूल अणु सम विषम पाली के रोगी में किस प्रकार का बंधन प्रयोग किया जाता है? उत्पल भेदक, निमिसंधानक, व्यायोजिम, असंगीम। तो स्थूल अणु सम विषम पाली के रोगी में किस प्रकार का बंधन प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार का बंधन यूज किया जाता है? तो व्यायोजिम जो बंधन है वह यूज किया जाता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्रोतसों में कितने प्रकार के मर्म स्थित होते हैं? 6, 10, 4, 8। तो स्रोतसों में कितने प्रकार के मर्म स्थित होते हैं? तो 8 प्रकार के मर्म स्थित होते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सद्य प्राणहर मर्म कौन सा है? अपलाप, अधिपति, अपस्तंभ, अंशफलक। तो सद्य प्राणहर मर्म कौन से हैं? अधिपति। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत ने किसे मूत्रोपघात का प्रकार नहीं माना है? शकृत से उत्पन्न, अस्मरी से उत्पन्न, सन्निपात से उत्पन्न, शोणित से उत्पन्न। तो सुश्रुत ने किसे मूत्रोपघात का प्रकार नहीं माना है? तो शोणित से उत्पन्न को है मूत्रोपघात का प्रकार नहीं माना है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, संश्लिष्ट रोम, सहिष्ट रोम किस प्रकार के मूत्रकृच्छ का लक्षण है? वातज, पित्तज, कफज, अभिघातज। तो सहिष्ट रोम किस प्रकार के मूत्रकृच्छ का लक्षण है? तो कफज मूत्रकृच्छ का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत घन तथा स्थूल मूल लक्षण कौन से मास के दंतोत्पत्ति में मिलते हैं? 8वें महीने के, 5वें महीने के, 6वें महीने के, 9वें महीने के। तो वृहत घन व स्थूल मूल यह लक्षण, तो वृहत घन एवं स्थूल मूल यह लक्षण 8वें महीने के दंतोत्पत्ति में मिलते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बोला गया है? तो यहाँ पे बोला गया है, सतत मध शय्या अर्थात सदा उल्टा नीचे मुख करके सोना ग्रह बाधा का लक्षण माना जाता है। स्कंद का, अन्नपूतना का, शकुनी का, शीतपूतना का। तो सतत मधा शय्या अर्थात सदा उल्टा नीचे मुख करके सोना किस ग्रह बाधा का लक्षण माना जाता है? तो अंधपूतना का माना जाता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बच्चों में दिखने वाला मातृका दोष डैश दूषित होने के कारण होते हैं? रक्त कफ, रक्त पित्त, त्रिदोष रक्त, पित्तवात। तो बच्चों में दिखने वाला मातृका दोष डैश दूषित होने के कारण होते हैं? तो बच्चों में दिखने वाला मातृका दोष रक्त कफ के दूषित होने के कारण होते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्यप ने प्लीहा वृद्धि चिकित्सा में निम्नोक्त कौन सा योग विशेष रूप से प्रतिपादित किया है? गुरुचि स्वर सिद्ध, माहिष्घृत, कल्याणक लेह, बिल्वादि लेहम, नारिकेल तैलम। तो कश्यप ने प्लीहा वृद्धि की चिकित्सा में
निम्न में से कौन सा योग विशेष रूप से प्रतिपादित किया है? तो गुरुचि स्वरस सिद्ध माहिष्कृत। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। कश्यप मतानुसार कौन से मास में गर्भ वेदना का अनुभव करने लगता है? छठवें में, पांचवें में, तृतीय में, सप्तम में? तो कश्यप मतानुसार कौन से मास में गर्भ वेदना का अनुभव करने लगता है? तो तृतीय मास में जो है गर्भ वेदना का अनुभव करने लगता है आचार्य कश्यप के अनुसार। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्या बोला गया है यहाँ पे? तो क्रेनियोसाइनोस्टोसिस रिफर्स टू हेड सर्कमफेरेंस इज टू जेड स्कोर अबव मीन फॉर द एज, हाइट एंड जेंडर। इसके अलावा ऑप्शन बी बोला गया है प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ वन और मोर सूचर्स ऑफ द स्केल लीडिंग द डिफॉर्मिटी ऑफ स्कल एंड फेस। सी बोला गया है हेड सर्कमफेरेंस इज बिलो द मीडियन फॉर दैट एज, मीडियन फॉर दैट एज। इसके अलावा फोर्थ ऑप्शन बोला गया हेड सर्कमफेरेंस इज अप्रोप्रिएट द टू द एज, हाइट एंड जेंडर। क्रेनियोसाइनोस्टोनोसिस इज refer to head circumference is more than 2 and Z score above mean of the age, height and gender। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। डिफेक्टिव डार्क एडॉप्शन is the early clinical feature of vitamin A deficiency, thiamine deficiency, niacin deficiency, folic acid deficiency। इसका आंसर आपको देना है। डिफेक्टिव डार्क एडॉप्शन इज द अर्ली क्लिनिकल फीचर ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कश्यप संहिता के किस अध्याय में पंचभौतिक तैल का निर्देश किया गया है? कुगणक चिकित्सा, खीलिस्थान, षटकल्प अध्याय, कल्पस्थान, श्रुतिकोपक्रमणीय अध्याय, खीलिस्थान, प्रतिशय चिकित्सा अध्याय, चिकित्सा स्थान। तो कश्यप संहिता के किस अध्याय में पंचभौतिक तैल का निर्देश किया गया है? तो षटकल्प अध्याय में, कल्प स्थान में। ठीक है, पंचभौतिक तैल का निर्देश किया गया। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्षीर अल्सक बच्चों में डैश के कारण होते हैं? वातिक अतिसार, कफज स्तन्य दुष्टि, गंडुपत कृमि, त्रिदोषजन्य स्तन्य दुष्टि। तो क्षीर अल्सक बच्चों में डैश के कारण होते हैं? तो त्रिदोषज स्तन्य दुष्टि के कारण क्या है? क्षीर अल्सक बच्चों में होते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। बाल शोष चिकित्सा में वर्णित लाक्षादि तैल में निम्नोक्त तो कौन सा घटक द्रव्य है? क्षीर, घृत, मस्तु, नवनीत। तो बाल शोष चिकित्सा में वर्णित लाक्षादि तैल में निम्न में से कौन सा घटक द्रव्य है? तो मस्तु जो है वो आपका घटक द्रव्य है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य सुश्रुत अनुसार किस चिकित्सा से पहले दूध से योनि स्वेदन करने के लिए कहा गया है? उत्तरवस्ती चिकित्सा, योनि का यथास्थान प्रवेश चिकित्सा, मूल गर्भ चिकित्सा, कर्णनी योनि चिकित्सा। तो आचार्य सुश्रुत अनुसार किस चिकित्सा से पहले दुग्ध से योनि स्वेदन करने के लिए कहा गया है? योनि का यथास्थान प्रवेश चिकित्सा में। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका।
आचार्य कश्यप ने ऋतुमती स्त्री में किस कर्म का निषेध बताया है? स्नान, अभ्यंग, नस्य, वमन। तो आचार्य कश्यप ने ऋतुमती स्त्री में किस कर्म का विशेष रूप निषेध बताया है? तो वमन कर्म का जो है वो निषेध बताया है ऋतुमती स्त्री में कश्यप ने। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आचार्य वांगभट्ट अनुसार कौन सी व्याधि में आर्तव लोहगंधी होता है? वातज श्रिगदर, पित्तज श्रिगदर, कफज श्रिगदर, सन्निपातिक श्रिगदर। तो आचार्य वांगभट्ट अनुसार कौन सी व्याधि में आर्तव लोहित गंधी होते हैं? तो वातज जो अश्रिगदर है उसमें जो है आर्तव कैसा होता है? लोहित गंधी होता है वांगभट्ट अनुसार। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आचार्य कश्यप ने राज तैल का प्रयोग किस व्याधि में बताया है? तो आचार्य कश्यप ने राज तैल का प्रयोग किस व्याधि में बताया है? स्तन्य दुष्टि, गर्भस्राव, प्रसव उपद्रव, बंधत्व। तो राज तैल का प्रयोग किस में बताया है? इसका आंसर आपको देना है। तो आचार्य जो कश्यप है उन्होंने राज तैल का प्रयोग बंधत्व में बताया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य कश्यप अनुसार शीत द्वेष किस सूती का ज्वर में मिलते हैं? स्तन्य उत्थ ज्वर, ग्रहोत्थ ज्वर, पित्त ज्वर, वातज ज्वर। आचार्य कश्यप के अनुसार शीत द्वेष किस सूती का ज्वर में मिलता है? तो वातज जो ज्वर है उसमें आपको शीत द्वेष देखने को मिलता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। रक्तज गुल्म की चिकित्सा से रक्त प्रवृत्ति प्रारंभ न हो तो गुल्म भेद का निर्देश किस आचार्य ने किया है? कश्यप ने, चरक ने, सुश्रुत ने, भेल ने। तो रक्तज गुल्म की चिकित्सा से रक्त प्रवृत्ति प्रारंभ न हो तो गुल्म भेद का निर्देश किस आचार्य ने किया है? आचार्य चरक ने किया है। सॉरी, भेदन का निर्देश। ठीक है, गुल्म में भेदन का निर्देश किस आचार्य ने किया है? तो चरक ने किया है कि अगर रक्त प्रवृत्ति प्रारंभ ना हो तो गुल्म में भेदन कर्म जो है वो करना चाहिए। ये आचार्य चरक ने बोला है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण वर्ण का आर्तव किस दोष की दुष्टि के कारण होता है? तो अरुण वर्ण का आर्तव किस दोष की दुष्टि के कारण होता है? वात, पित्त, कफ और रक्त। तो अरुण वर्ण का जो आर्तव है वह जो है वात दोष की दुष्टि के कारण होते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। अंतर्मुखी योनि व्यापद में कौन सी धातु दुष्टि मिलती है? अस्थिमेद, अस्थिमास, रक्तमास, मांसमेद। तो अंतर्मुखी योनि व्यापद में कौन सी धातु दुष्टि मिलती है? तो अंतर्मुखी योनि व्यापद में अस्थिमास धातु दुष्टि मिलती है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। जिस स्त्री का गर्भ के देह अंग प्रकट होने से पहले गर्भ नष्ट हो जाता है उसे कौन सी जात हरणी कहते हैं? परिश्रुता, इसके अलावा पुष्पग्नि, पिशाचनी, दूरधरा। तो जिस स्त्री का गर्भ के देह अंग प्रकट होने से पहले गर्भ नष्ट हो जाता है उसे अपन क्या करते हैं? दूरधरा कहते हैं। ठीक है, तो दूरधरा कहेंगे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। किस प्रकार की जात हरणी है दूरधरा? नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अश्रिगदर का उपद्रव नहीं है? दह, प्रलाप, तृष्णा, योनिभ्रंश। तो निम्नलिखित में से कौन सा अश्रिगदर का उपद्रव नहीं है? दह, प्रलाप, तृष्णा है। योनिभ्रंश जो है वो आपका अश्रिगदर का उपद्रव नहीं है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका।
आचार्य चरक के मत से कौन सा क्षीर सभी क्षीरों में अहिततम है? माहिष्ठ क्षीर, अजत क्षीर, अवि क्षीर, उष्ट क्षीर। तो कौन सा क्षीर अहिततम है? अवि क्षीर जो है वो अहिततम है चरक मत अनुसार। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आचार्य चरक ने पथ्यतम द्रव्य निम्नलिखित में से किसको माना है? क्षीर, तक्र, हरितकी, सुंठी। तो आचार्य चरक ने पथ्यतम द्रव्य निम्नलिखित में से किसको माना है? तो आचार्य चरक ने पथ्यतम द्रव्य हरितकी को माना है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आचार्य चरक के अनुसार चिकित्सा के संदर्भ में औषध को क्या माना गया है? कारण, करण, कर्म, कार्य। तो आचार्य चरक के अनुसार चिकित्सा के संदर्भ में औषध को क्या माना गया है? तो चिकित्सा आचार्य चरक के अनुसार चिकित्सा के संदर्भ में औषध को करण माना गया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आचार्य चरक ने 10वीं परीक्षा भाव के संदर्भ में कार्य योनि शब्द से क्या निर्दिष्ट किया है? धातु शम्य, धातु क्षय, धातु वैषम्य, धातु वृद्धि। तो आचार्य चरक ने 10वीं परीक्षा भाव के संदर्भ में कार्य योनि शब्द से क्या निर्देशित किया है? तो धातु साम्य को जो है निर्दिष्ट किया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। आचार्य चरक अनुसार 10वीं परीक्षा का प्रयोजन क्या है? रोगी परीक्षा, दोष परीक्षा, स्वास्थ्य परीक्षा, आयु प्रमाण, बल दोष प्रमाण। तो आचार्य चरक के अनुसार 10वीं परीक्षा का प्रयोजन क्या है? तो आयु प्रमाण व बल दोष का प्रमाण ज्ञात करना। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुश्रुत संहिता में वर्णित बीज चतुष्ट शब्द से क्या तात्पर्य है? आतुर, भीषक, औषध परिचारक। ऑप्शन बी है निदान पूर्वरूप रूप संप्राप्ति। ऑप्शन सी है पुरुष व्याधि भेषज क्रियाकाल। और ऑप्शन डी है रोगी भीषक परिचारक। तो सुश्रुत संहिता में वर्णित बीज चतुष्ट शब्द से क्या तात्पर्य है? तो पुरुष व्याधि भेषज क्रियाकाल। ठीक है, तो पुरुष व्याधि भेषज क्रियाकाल बीज चतुष्ट से तात्पर्य है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आचार्य चक्रपाणी द्वारा सुश्रुत संहिता पर की गई टीका का नाम क्या है? भानुमति, शशिलेखा, आयुर्वेद दीपिका, जल्पकल्प तरुण। तो चक्रपाणी द्वारा सुश्रुत संहिता पर की गई टीका का नाम क्या है? तो भानुमति। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह शरीर के त्रिस्थूण कहे गए हैं? हेतु, लिंग, औसत, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, शरीर, इंद्रिय, मन, वात, पित्त, कफ। तो त्रिस्थूण किसको बोलते हैं अपन? वात, पित्त, कफ को कहते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान उष्ण कहा जाता है? उष्ण, शीत, अनुष्ण शीत, अशीत। एक मिनट। हाँ, ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया है। ठीक है, इसको अपन स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। आचार्य वांगभट्ट के अनुसार
रंजक पित्त कहाँ स्थित है? अमाशय में, यकृत, प्लीहा में, मज्जा में, त्वचा में? तो वांग भट्ट के अनुसार रंजक पित्त कहाँ स्थित होते हैं? अमाशय में स्थित होते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वात्मन परिणाम मन का पर्यायवाची है? केदारी कुल्यन सर्वत्व परिणाम पक्ष का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये थोड़ा सुधार लेना। सर्वत्व मान परिणाम पक्ष का पर्यायवाची है। केदारी कुल्यन है, शीर्षधीन है, खलोकपोत है, धातु वह स्रोतस। तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वत्वमान परिणाम पक्ष का पर्यायवाची है? तो क्षीरदधी है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट है आपका, कौन सी अग्नि सर्व अपचार सह मानी गई है? तीक्ष्ण अग्नि, मंदाग्नि, समअग्नि, विषम अग्नि? कौन सा अग्नि है इसे उपचार सह बोला गया है? अपचार रस कहा गया है, तो तीक्ष्ण अग्नि को। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीवा पृष्ठ वंश में कौन सी संधि पाई जाती है? तो ग्रीवा पृष्ठ वंश में कौन सी संधि पाई जाती है? गौड़ संधि, उलूखल संधि, प्रतर संधि, शंखावर्त संधि? तो ग्रीवा पृष्ठ अंश है, ठीक है, इसमें कौन सा संधि पाई जाती है? तो ग्रीवा पृष्ठ अंश में प्रतर संधि पाई जाती है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेदा और महामेदा का प्रतिनिधि द्रव्य कौन से हैं? शतावरी मूल, वराही कंद, विदारी मूल, अश्वगंधा मूल? तो मेदा तथा महामेदा का प्रतिनिधि द्रव्य कौन से हैं? शतावरी मूल। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिक्त रस द्रव्य में निम्नोक्त किन महाभूत की प्रधानता होती है? पृथ्वी अग्नि, वायु पृथ्वी, वायु अग्नि, वायु आकाश? तो तिक्त रस द्रव्यों में कौन से महाभूत की प्रधानता होती है? तो वायु तथा आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपकुल्या द्रव्य का पर्याय है। तो उपकुल्या कौन से द्रव्य का पर्याय है? पिपली, आद्रक, मरीच, चित्रक? तो उपकुल्या जो है वो आपका पिपली का पर्याय है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग? कौन सा है बताओ? गोसेरिलिन हो गया, इसके अलावा आपका तो ग्लिबेंडा क्लेमाइडिन, या कौन सा है आपका? चार ऑप्शन है। तो ग्लिबेंडा क्लेमाइडिन जो है वो आपका क्या है? ओरल हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग है। सॉरी, ग्लिबेंडा क्लेमाइड जो है वो आपका ओरल हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग है। ठीक है, तो ग्लिबेंडा क्लेमाइड ये क्या है? आपका ओरल हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपका बताया गया है तो बेलेनेटस एजिप्टिएसा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच प्लांट? भरलातक, इंगूदी, चौहार और पलास? इसका नाम है ये? तो बेलेनाइटस इजिप्टिएसा ये जो है इंगूदी का बॉटनिकल नेम है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
तो गिलियोन isolated from gluci is categorized in which of the following chemical group of drug? ग्लाइकोसाइड्स, एल्कोलॉइड्स, या फिर आपका टार्पिन्स हो गया, टेनिन हो गया। तो गिलोइन जो है वो आपका क्या है, ग्लाइकोसाइड ग्रुप में आता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर ग्लाइकोसाइड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज स्क्रीनेड फॉर एंटी मलेरियर एक्टिविटी? बताओ कौन सा है। चार ऑप्शन है आपके सामने। तो आर्टेमिसिया एनुनुआ है जो है वो आपका क्या है, एंटी मलेरियर एक्टिविटी दर्शाते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रस रत्न समुच्चय के अनुसार हिंगुल आकृष्ट रस निर्माण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हिंगुल कृष्ण रस निर्माण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? डमरू, बालुका, विद्याधर, कंदुक यंत्र। तो विद्याधर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने नेत्रहित त्रिदोष शांति प्रदा पारद जरणी निम्न में से किसके लिए कहा गया है? काशीस, स्फटिका, कंपिल्लक, कपर्दिका। तो नेत्रहित त्रिदोष शांति प्रदा पारद जारिणी किसके लिए कहा गया है? तो नेत्रहित त्रिदोष शांति प्रदा पारद जारिणी स्फटिका के लिए कहा गया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य सारंगधर के अनुसार तंडुल जल निर्माणार्थ जल एवं तंडुल का अनुपात कितना होता है? 4:1, 2:1, 8:1, 16:1। तो आचार्य सारंगधर के अनुसार तंडुल जल निर्माण के लिए जल एवं तंडुल का अनुपात कितना होता है? तो 8:1 होता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकली रियल गैर इज ऑल्सो नोन एस। तो केमिकली रियल गैर इज ऑल्सो नोन एस क्या बोलते हैं बताओ? आर्सेनिक डाइसल्फाइड, आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड, आर्सेनिक पेंटासल्फाइड, आर्सेनिक पेंटॉक्साइड। रियल गर केमिकली जो रियल गर है उसको अपन क्या बोलते हैं? आर्सेनिक डाइसल्फाइड बोलते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने सदल पित्त वर्ण च भवेद गुर्जर मंडले निम्नलिखित में से किसके लिए कहा गया है? हड़ताल, मनाशिला, मृदार श्रृंग, अभ्रक। तो सदल पित्त वर्णे च भवेद गुर्जर मंडले किसके लिए कहा गया है? मृदार सिंह के लिए कहा गया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य सारंगधर के अनुसार भास्कर लवण चूर्ण में कितने प्रकार के लवणों का मिश्रण किया गया है? 3 लवण, 5 लवण, चतुर लवण, षड लवण। तो आचार्य सारंगधर के अनुसार भास्कर लवण चूर्ण में कितने प्रकार के लवणों का मिश्रण किया गया है? तो चतुर लवणों का मिश्रण किया गया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने पिंडते मुद्र गंधवर्ण रसोद्भव किसके सिद्धि का लक्षण है? तो पिंडेत मुग्ध गंधवर्ण रसोद्भव किसके सिद्धि का लक्षण है? तैल, अवलेह, क्षार, आसव। तो पिंडेत मुग्ध गंधवर्ण रसोद्भव यहाँ जो है अवलेह सिद्धि का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पतंजलि योग सूत्र के मतानुसार क्रिया योग में निम्नलिखित अभ्यास सम्मिलित हैं? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, धारण, ध्यान, समाधि, तप, स्वाध्याय, शौच,
अहिंसा, सत्य, आस्तेय। तो पतंजलि योग सूत्र के अनुसार क्रिया योग में कौन सा अभ्यास सम्मिलित है? तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित दिनचर्या विधि में कौन सी विधि आंखों के स्वास्थ्य के लिए उत्तम है? प्रतिमर्शनस्य, पादभ्यंग, शीतल जल शिर स्नान, अंजन पादत्र धारण व उष्ण जल शिर स्नान, अंजन प्रतिमर्शनस्य, नस्य आचमन, श्रोतांजन सविरांजन, उष्ण जल शिर स्नान। तो निम्नलिखित दिनचर्या विधि में कौन सी विधि आंखों के स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए उत्तम है? तो प्रतिमर्शनस्य, पादभ्यंग, शीतल जल, शिर स्नान, ये जो है आपका नेत्र के लिए हितकर है, उत्तम है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष वेग धारण करने से कौन से निम्नलिखित लक्षण उत्पन्न होते हैं? सिर दर्द, पेट दर्द, जंघा के पिंडलियों में दर्द, ऑप्शन बी है कंडू कोट प्रतिशय, ऑप्शन सी है मन्ना स्तंभ अर्दित अरुचि, और ऑप्शन डी हिक्का श्वास सिरसुम। तो पुरुष वेग धारण करने से कौन से निम्नलिखित लक्षण उत्पन्न होते हैं? तो सिर दर्द, पेट दर्द, जंघा की पिंडलियों में दर्द, यह लक्षण उत्पन्न होते हैं पुरुष वेग धारण करने से। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बोला गया है? कैप्लिक्स स्पॉट इज फाउंड इन, तो प्रोड्रोमलर स्टेज ऑफ विच डिसीज? मम्स, मीजल्स, रूबेला, विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो कैप्लिक्स स्पॉट इज फाउंड इन प्रोड्रोमल स्टेज ऑफ विच डिसीज? तो मीजल्स में देखने को मिलते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका बताया गया है, परमानेंट हेयरिंग लॉस इज प्रोड्यूस ड्यू टू repeated exposure to noise around 85 decibel, continuous exposure to noise around 90 decibel, continuous exposure to noise around 4000 to 6000 hertz, continuous exposure to noise around 100 decibel. तो permanent hearing loss is produced due to continuous exposure to noise around 100 decibel. मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य चरक के मतानुसार निम्नोक्त व्याधियां संतर्पण जन्य विकारों के अंतर्गत श्रेष्ठीबद्ध किए जाते हैं। शुक्र मास परिचय, तो शुक्र मास परिचय, संधि भेद और ज्वर। ऑप्शन बी है प्रमेह पांडु मूत्रकृच्छ, ऑप्शन सी है स्थौल्य पार्श्वशूल काश, और ऑप्शन डी है कुष्ठ पिंडिका परवस्थी भेद। तो आचार्य चरक मत अनुसार निम्नोक्त व्याधियां संतर्पण जन्य विकारों के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किए गए हैं। तो प्रमेह पांडु और मूत्रकृच्छ। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। यह संतर्पण जन्य व्याधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छर्दी में वमन कारक मदन फल को देना कौन सा उपशय का भेद माना जाएगा? व्याधि विपरीत औषध, हेतु विपरीतार्थकारी औषध, हेतु विपरीतार्थकारी आहार, व्याधि विपरीतार्थकारी आहार। तो छर्दी में वमन कारक मदन फल को देना किसका है आपका? हेतु विपरीतार्थकारी औषध का है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर विष्टब्धा जीर्ण की उत्पत्ति किस दोष की प्रधानता से होती है? वात पित्त कफ, वात पित्त। तो विष्टब्धा जीर्ण की उत्पत्ति वात दोष की प्रधानता से होती है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हलीमक व्याधि की उत्पत्ति कौन से प्रमुख दोष
हलीमक व्याधि की उत्पत्ति में कौन सा प्रमुख दोष सम्मिलित है? वात पित्त, पित्त कफ, वात और कफ, केवल वात दोष। तो हलीमक व्याधि की उत्पत्ति में कौन सा दोष सम्मिलित है? तो हलीमक व्याधि की उत्पत्ति में वात पित्त दोष सम्मिलित है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्म अस्थि संधि कौन से रोग मार्ग से संबंधित है? बाह्य रोग मार्ग, मध्यम रोग मार्ग, अंतर रोग मार्ग, बाह्य व अभ्यंतर रोग मार्ग। तो मर्म अस्थि संधि कौन से रोग मार्ग से संबंधित है? तो मर्म अस्थि संधि मध्यम रोग मार्ग से संबंधित है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चरक आचार्य के मतानुसार निम्नोक्त में कौन सा गृध्रशी का सही भेद है? वात पित्तज, वातज वात पित्तज, वातज कफज, वातज वात कफज। तो आचार्य चरक मतानुसार निम्नोक्त में से कौन सी गृध्रशी का सही भेद है? तो वातज तथा कफज जो है वो गृध्रशी का सही भेद है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरक अनुसार प्राण महास्रोतस का मूल होता है हृदय, महास्रोतस, फुसफुस, वाम पार्श्व, अमाशय और फुसफुस, हृदय और दस धमनी। तो चरक अनुसार प्राण महास्रोतस का मूल क्या होता है? हृदय तथा महास्रोतस। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का, मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। अपने को जो टेस्टेज हैं उनको यहाँ पे अपने को मिलाना है। तो देखो SGOT किस में कराते हैं? तो SGOT जो है वो अपन डिफ्यूज़ लीवर सेल नेक्रोसिस है, ठीक है, ये एक्यूट MI में अपन कराते हैं, ठीक है। तो आपका डिफ्यूज़ लीवर सेल नेक्रोसिस में अपन क्या कराते हैं? SGOT कराते हैं। SGPT किसके लिए होता है? तो SGPT जो है वो आपका स्पेसिफिक फॉर डिफ्यूज़ लीवर सेल डैमेज। तो SGPT जो है वो डिफ्यूज़ लीवर सेल डैमेज के लिए है, जबकि एक क्या था? SGOT नेक्रोसिस के लिए था। फिर इसका बाद में CKMB, तो CKMB जो है वो आपका एक्यूट MI या स्केलेटन मसल इंजुरी के लिए अपन कराते हैं। तो एक्यूट MI, ठीक है, या जो स्केलोमटन जो स्कल है, ठीक है, उसके मसल इंजुरी के लिए अपन कराते हैं। तो स्केलोमेटल जो आपका इंजुरी है, ठीक है, स्क्लोलेटन जो मसल इंजुरी है उसके लिए अपन कराते हैं क्या? CKMB। फिर इसके बाद में है आपका एमाइलेस। तो एमाइलेस क्या है आपका? एक्यूट पेंक्रेटाइटिस में। तो एमाइलेस जो है वो आपका एक्यूट पेंक्रेटाइटिस में कराते हैं। तो देख लो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। मसल इंजुरी में अपन क्या है? CKMB कराते हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो पार्ट है वो फिनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें आगे कंटिन्यूशन करेंगे अपन। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।